नमस्ते। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जो कि हमारा जो सेम सेशन जो एक कल हुआ था इंग्लिश में, ये हम बात कर रहे हैं अधिगम अक्षमता के बारे में आज जो हम बात करेंगे। इट मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जो बच्चों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादातर ही बच्चों में ये कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स के जो लक्षण हैं, वो देखे जाते हैं। तो आज अभी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी अपना स्क्रीन। आज हम ये जो पूरा सेशन है, मैं अधिगम अक्षमता के ऊपर ही मैं बात करने वाली हूँ। उसके क्या वजहें होती हैं, उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या होता है एंड उसके लिए हम एज़ टीचर्स भी हम क्या-क्या चीज़ें अपने बच्चों को सहायता देने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो हम आज इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे इस सेशन में। एंड मैं फिर से ज़रूर आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ इस सेशन के लिए, जितने जने भी हमारे साथ जॉइन कर चुके हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ इससे पहले कि मैं अपना शेयर करूँ अपना जो प्रेज़ेंटेशन है, उससे पहले हम एक वीडियो भी देखेंगे कि सबसे पहले उस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए कि जब हम ये अधिगम अक्षमता की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादातर बच्चों में आजकल इसके लक्षण पाए जाते हैं देखने में। तो हम जब सोचते हैं जब लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, हमको लगता है कि ये एक ऐसी एक डिसऑर्डर है या ऐसी एक मानसिक अवस्था है, जिसका शायद बहुत हद तक कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हमको एज़ टीचर्स भी ये लगता है, अध्यापक के तौर पे भी लगता है, माता-पिता के भी रूप में हमको यही काश लगता है आपके पास मोस्टली कलर अपने नंबर 13 ना बच्चों के लिए। बीच में मैं ये ज़रूर बोलूँगी 1-2 रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर्स हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं कि मैं आप आपको लोग थोड़ा प्लीज़ इसके अपना ऊपर जो चेंज करवा माइक है, वो प्लीज़ म्यूट पे रखिए, ताकि एक अच्छी तरह हम इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जान पाएँ और सीख पाएँ। तो जैसे आपका ही इसके मेरा ऊपर सेशन से ओवर होगा, शेयर कर दिया। तो हमारे पास थोड़ा वक़्त भी मिलेगा कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल-जवाब भी कर ये पाऊँ जो और आप कर आपके रहे हैं जो इनमें भी दो में से क्वेरीज़ एक क्वेश्चन होंगे, में हिस्ट्री आप लगा वो देगा मेरे से नहीं। हमारे सेशन के बाद आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अभी आपके साथ मेरा ये प्रेज़ेंटेशन मैं शेयर कर रही हूँ। अब हम समझते हैं कि होता ये क्या चीज़ है, ये अधिगम अक्षमता की जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये किस टाइप के अंडर आता है, किस कैटेगरी के अंडर आता है एंड इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं। क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा है जब हम लोगों से भी जब टीचर्स बात करते हैं, अध्यापक हो, माता-पिता हो, बहुत जनों को इसकी एक जो इन डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ समझ नहीं है इस बारे में। तो आज शायद इस प्रेज़ेंटेशन के बाद, इस सेशन के बाद मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारा अध्यापक इससे बहुत अच्छी तरह कुछ चीज़ें समझ पाएँगे एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी अपने डे टू डे रूटीन में अपने बच्चों के साथ भी इन कुछ चीज़ों को एक दिमाग में रखकर हम उनके मैनेजमेंट को अच्छी तरह कर पाएँगे। पहले हम देख लेते हैं इस फर्स्ट हमारे स्लाइड में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये कौन से वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक बच्चे का पूरी तरह से एक मानसिक विकास नहीं हो पाता, व्यवहारिक एक तरीके से व्यवहार बच्चे का बहुत बिगड़ा हुआ होता है या थोड़ा अलग किस्म का होता है बाकी बच्चों से, जो उनके हाथ-पैर के जो मूवमेंट्स हैं, वो भी कभी-कभी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कुछ सिचुएशंस में, जो उनकी ओवरऑल जो लर्निंग है, जो एक समझ-बूझ है, एक एक पंक्ति को पढ़ने का एक जो पैराग्राफ जो हम उनको देते हैं कि चलिए आप उसको पढ़कर सुनाइए, उन सारी चीज़ों में जो हम लिखने और बोलने और समझने की जो हम हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं, ये हमारे इन बच्चों में थोड़ी हद तक वीक होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है। जो लैंग्वेज है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में एक मैं अगर बच्चा हूँ, मुझे हो सकता है कि मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँ, एक कोई टॉपिक को लेकर, बट इन बच्चों में ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी अच्छी तरह आपको वो अपने आइडियाज़ कहकर बता पाऊँ या उनको बयान कर पाऊँ, या मैं हो भी सकता है कि अच्छी तरह उनको पेपर पेंसिल पे लिख भी ना पाऊँ। बट दिस डज़न्ट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सोच नहीं पा रहा है या बच्चा सोचना नहीं चाहता है। तो हम आगे भी अपने स्लाइड्स में इसका भी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसका एक पार्ट है। इसका जब भी देखते हैं, चाहे मैं अध्यापक के तौर पे बोलूँ या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे बोलूँ या माता-पिता के रूप से बोलूँ, हम बहुत बारी सबसे ज़्यादा हम
जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं बोलूं, हम सबसे पहले एक बच्चे के व्यवहार को ही हम हमेशा एक जज करते हैं, उसको ही एक हम हमेशा वही एक ऐसी चीज है जो हमको हमेशा दिखती है। हम कभी भी उस व्यवहार को इन डेप्थ तरीके से समझने की कोशिश बहुत हद तक हम नहीं करते हैं, या हम एक बच्चे के व्यवहार को अच्छी तरह बहुत बारी क्लासरूम के सेटिंग में नहीं समझ पाते हैं। तो ये जितने भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब जिस तरह से बच्चा बैठ रहा है, जिस तरीके से बच्चा आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, जिस तरीके से बच्चा, हो भी सकता है बहुत सारे बच्चे खिड़की के बाहर देखकर ज्यादा शायद सीखते हो, उनको ऐसा लगता हो कि शायद मैम जो बोर्ड पे पढ़ा रही है वो शायद मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग या बहुत ज्यादा कुछ नॉलेजेबल ना हो। जो इनकी इस तरह की जो व्यवहार है, बहुत छोटी छोटी जो नॉन वर्बल जो क्यूज है जो हम बोलते हैं, इनको भी पकड़ना और समझना एक अध्यापक के रूप से बहुत जरूरी है। हम देख लेते हैं ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, क्योंकि अब हमारा आज जैसे अधिगम अक्षमता के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। आने वाले सेशंस में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, एडीएचडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड स्लो लर्नर, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे डिसऑर्डर्स पे हम इंग्लिश एंड हिंदी में भी हम आगे आने वाले सेशंस में हम बात करने वाले हैं। सो इसके कॉमन टाइप्स क्या है जरा हम देख लें। लर्निंग डिसेबिलिटी डेफिनेटली जिस बारे में आज हम बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी जो हम आजकल सबसे ज्यादा एक जो बहुत ज्यादा ये कॉमन एक डिसऑर्डर आजकल होता जा रहा है बच्चों में, एक जो उछल कूद करने की जो आदत, बिल्कुल टिक करना जब नहीं बैठता है बच्चा, तो बहुत अध्यापक भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी इसको एक मेजर एक कंसर्न पाते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी, सो ये सारे एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के प्रकार है। सो अब हम जरा समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी है बेसिकली क्या चीज, जो हम बहुत कॉमनली इस चीज को यूज करते हैं, और स्पेशली जब से हमने वो मूवी देखी है तारे जमीन पर, आई एम वेरी श्योर सारे अध्यापकों ने भी ये देखा होगा, मैंने भी देखी है, बहुत ही प्यारी ये मूवी थी। और इसमें बहुत लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में वो लोग जरूर और अच्छी तरह समझ पाए होंगे, बट टीचर्स यहाँ में थोड़ा सा ये इसलिए डिफरेंट है, हमें जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हो, चाहे वो 2 बच्चे हो, चाहे वो 3 बच्चे हो, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि वो उतने एक्सट्रीम लेवल की हो जितना हमने शायद मूवीज या सीरीज में हम देखते हैं, या जितने हम वीडियोस में देखते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, एंड अलग अलग इंटेंसिटी या अलग अलग लेवल भी होते हैं। दैट मीन्स माइल्ड लेवल पे भी हो सकता है बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी, मॉडरेट लेवल पे भी हो सकता है, एंड सबसे ज्यादा एक्सट्रीम दैट इज सिवियर लेवल। इन तीनों लेवल्स पे भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर इसका हम डेफिनेशन वाइज हम जाए, जो हिंदी में आप सब लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, बेसिकली जब बच्चे के सामने हम कोई भी इंफॉर्मेशन लाते हैं, चाहे वो एक पोएम हो, चाहे वो एक चैप्टर हो, चाहे वो एक आर्टिकल हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, जब बच्चा उसको स्टोर नहीं कर पाता अपने माइंड में, दैट इज जब वो बच्चा अच्छी तरह उसको रीड नहीं कर पाता, पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोसेस अपने माइंड में अच्छी तरह नहीं कर पाता, एंड एग्जाम के टाइम पे बच्चा उसको अच्छी तरह याद करके पेपर पे जब नहीं लिख पाता है, इन तीनों चारों स्टेजेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे को अधिगम अक्षमता है या नहीं है पूरी तरह से। सो एंड ये 15% ज्यादातर, एंड ये दिन ब दिन अगर मैं कहूँ, दिन ब दिन या महीने वाइज में भी ये हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है, ये दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। सो एज टीचर्स या एज पेरेंट्स भी हमारा मेन मोटिव टीचर्स ये जरूर होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, जितनी अर्ली इयर्स में, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, जितने प्राइमरी इयर्स दैट मीन अर्ली इयर्स में, अर्ली क्लासेस में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे टीचर्स, उतना ज्यादा आपका भी एक सक्सेसफुल एक चीज रहेगी। जितना आपका रहेगा उतना ही बच्चे के लिए इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल थिंग इन लाइफ। तो जितना हम लेटर ऑन, जितना जैसे बच्चा अगर 8वीं में है, 9वीं में है या 10वीं में है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तब अगर हम इसका पूरी तरह से असेसमेंट करते हैं, बहुत पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता, या बहुत स्कूल्स में भी नहीं पता होता कि हमको सीबीएसई के तौर पे क्या क्या
जो रियायत है, कितने तरह की कंसेशंस इन बच्चों को दिया जाता है। और ये टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जरूर यहाँ पे बोलूंगी आप सबको, जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी जब डायग्नोस करते हैं एक बच्चे को, जब हम पूरी तरह से एक असेसमेंट बनाते हैं बच्चे के लिए, ये हम हर आईक्यू में नहीं कर सकते। एक में यहाँ जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिनको भी मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, एक क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना है, चाहे तो आप चैट बॉक्स पे मुझे आप लिखकर प्लीज भेजिए। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी का हम जो डायग्नोसिस देते हैं, ये कितने आईक्यू तक हम बच्चों को डायग्नोसिस दे सकते हैं? या तो मैं अगर अलग तरीके से पूछूं, दैट मीन्स कितने आईक्यू का अगर बच्चा मैक्सिमम लिमिट क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस देने के लिए? क्या आप सब लोग शायद ट्राई करना चाहेंगे मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के? क्या आप लोग बताना चाहेंगे कोई भी कि आपको क्या लगता है कि कितना मिनिमल जिसपे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को डायग्नोस कर पाए? प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे मैं देखूंगी। कुछ भी, जो भी आपको एज टीचर, एज अध्यापक आपको जो भी लगता है, आप वो जरूर वो कर सकते हैं। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं दोबारा से अपना प्रेजेंटेशन एक बार शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जरूर बिलो एवरेज और एवरेज, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों का बहुत 1-2 का रिप्लाई आया है मेरे पास चैट बॉक्स में, बिलो एवरेज और एवरेज, वेरी गुड मैम। और कोई भी मुझे बताना चाहेगा, क्योंकि मैं कुछ और लोगों को भी देख पा रही हूँ अपने स्क्रीन पे कि काफी लोग हैं अभी जुड़े हुए हमारे साथ, प्लस फेसबुक पे भी हैं। अगर कुछ लोग चाहे तो वहां पे भी रिप्लाई दे सकते हैं, कुछ सुन पा रहे हैं मुझे। सो यस, मैं इसी रिस्पॉन्स को आगे लेते हुए डिस्कस करूंगी सबके साथ, आप लोगों के साथ। बिलो एवरेज और एवरेज, वेरी गुड मैम। जो हम स्लो लर्नर, जिसके बारे में हमारा मंडे एंड ट्यूसडे भी एक सेशन होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्लो लर्नर पे। स्लो लर्नर हम जनरली बोलते हैं 85 से 89 तक का जो हमारा जो एक आईक्यू होता है लेवल, वो हम बोलते हैं स्लो लर्नर, या बहुत जन उसको बिलो एवरेज भी कहते हैं, जैसे कि मैम ने कहा। 85 टिल 110, जो हमारा 90 टू 110 जो एक नॉर्मल आईक्यू होता है, आपका मेरा किसी भी व्यक्ति का जो एक नॉर्मल आईक्यू होता है, वो होता है 90 से लेकर 110 के बीच। तो और 85 से हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसका डायग्नोसिस तभी दे पाऊंगी अगर बच्चे का 85 तक आईक्यू है या उससे ज्यादा है। सो चलिए टीचर्स, एक बार हम फटाफट इसके जो मैंने अलग अलग प्रकार जो बोले थे लर्निंग डिसेबिलिटी के, देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। पहले डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया। इन चारों में ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, एज टीचर्स भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बहुत बारीक इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे। मैं बहुत ब्रीफ में ही आपको बताऊंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिसलेक्सिया बहुत कॉमनली, जैसे मैंने आपको मूवी के भी बारे में बताया जो तारे जमीन पर, उसमें भी ये डिसलेक्सिया को ही दिखाया गया है। इवन उसमें डिस्कैल्कुलिया के बारे में भी दिखाया गया था। सो हम अगर समझे, अगर एक बच्चा है जो स्पेलिंग्स में बहुत सारा गड़बड़ करता है, जो रिटन एक्सप्रेशन जिन बच्चे का बहुत कमजोर होता है, जैसे अगर मैंने बच्चे को बोला कि आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखिए या आप पोल्यूशन के ऊपर कुछ लिखिए, तो बच्चे का हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में आपको मेंशन करा, आइडियाज बच्चे के पास बहुत सारे होंगे, बट ट्रस्ट मी टीचर्स, बच्चा अच्छी तरह उसको सेंटेंस में फॉर्म करके नहीं लिख पाएगा, उसको उस जगह पे बहुत दिक्कत आती है। वहीं पे से ही हमारा इंटरवेंशन जो है, एक जो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो जो डिस्प्रैक्सिया जो है, जो डिस्प्रैक्सिया की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स जो हमारे हाथ और पैर जब अच्छी तरह जब नहीं चल पाते हैं या कुछ मोटर कोऑर्डिनेशन में जब प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स अगर बच्चा जो डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया दोनों में बहुत सिमिलर डिफरेंस है टीचर्स। डिस्ग्राफिया मीन्स जब अगर मैंने बच्चे को कहा कि आप एप्पल लिखो या आप कैट लिखो, हो सकता है बच्चे का CAT तीनों का लेटर फॉर्मेशन इतना पुअर हो, इतना बेकार हो कि आपको शायद ए भी पढ़ना नहीं आ पाएगा जब वो बच्चा लिखेगा। दैट मीन्स उसको एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है और उसके मसल्स में भी
शारीरिक तरीके से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम जरूर है कि वो बच्चा उस वर्ड को या उस लेटर को या उस नंबर को अच्छी तरह पेपर पे नहीं लिख पा रहा है। ये हुई हमारी बात डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया की। डिस्कैल्कुलिया जो कि हम बहुत एक कॉमन है जो आजकल बच्चों में भी, जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमको मैथ्स नहीं पढ़ना, हमको मैथ्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसका मतलब ये है अगर किसी को डिस्कैल्कुलिया है, दिस मीन्स बच्चा थोड़ा स्लो होगा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को रीड करने में। अगर आप एडिशन सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, बच्चा एक दूसरे बच्चे के कंपेयर थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। एंड अगर बच्चा समझ भी जाता है तो वो शायद हो सकता है एग्जाम्स में बहुत जल्दी या फटाफट उस प्रोसेस को ना अप्लाई कर पाए एंड एक बहुत ज्यादा उसको टाइम लगेगा कोई भी इजी से इजी क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व करने में। सो ये हुई हमारी ये जो सारे वैरायटी है। देन हम देखेंगे टीचर, ये मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसमें जरा इस एक्टिविटी को आप जरा देखिए। एंड मैं आप लोगों से एक चीज जरूर ट्राई भी करने को कहूंगी कि आप प्लीज मुझे ये, मैं आपको 1 मिनट छोड़ देती हूँ इस स्लाइड के साथ। आप लोग प्लीज ट्राई करिए कि आप कितना इसमें से पढ़ पा रहे हैं। ये इंग्लिश में ही एक पैसेज है। 2 तक तो मैं पढ़ पा रही हूँ, ट्रीज भी मैं पढ़ पा रही हूँ, बीच के कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ने में। गर्ल्स फ्रॉम हियर मैं पढ़ पाई हूँ, वाओ। द अदर सेड लेट गो ऑफ द ट्री एंड सी कॉलेज हॉस्पिटल, सिर्फ मैं इतना ही पढ़ पाई हूँ। सो अगर आप लोग कोई अगर कोशिश करना चाहते हैं, ओके एक सेकेंड, शायद ये कुछ मैं एक बार दोबारा आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ, यही वाला स्लाइड। ओके सो ये जो है ये मैं सिर्फ इतना ही पढ़ पाई हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो ये पढ़ने में। नेक्स्ट हम एक सेम ही हमने पैराग्राफ को एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा ट्राई करिए पढ़ने में। 1 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ स्लाइड आप लोगों को देखने के लिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका एग्जैक्ट पैराग्राफ क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस तरह के स्लाइड आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं टीचर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये असलियत में जो भी बच्चे जिनमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी की ये प्रॉब्लम होती है, इनको सच में कभी कभी जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, इस अजीब तरीके से देखने को भी मिलती है। इसीलिए टीचर्स बच्चों को बहुत बारी आप देखेंगे रीडिंग, राइटिंग समझने में, कॉन्सेप्ट को लर्न करने में इन्हीं वजहों से भी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो रिसेप्टिव जो लर्निंग है कि देखकर अगर ये 2 है, हमने क्विकली प्रोसेस कर लिया, TOW है तो मैंने शायद दिमाग लगा लिया कि ये 2 होगा। बट ट्रस्ट मी टीचर, ये हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका लेवल वही का वही रह जाता है। सो इन अ वे हमारा जो मैनेजमेंट प्लान भी होता है टीचर्स कि आप क्या कर सकते हैं अपने क्लास में इन बच्चों को हेल्प करने के लिए, ये आप इतना ही कर सकते हैं कि आप इन्हीं कोई छोटी छोटी चीजों को आप आइडेंटिफाई करिए, देन आप धीरे धीरे उनको सुधारने की कोशिश करिए। अब मैं आपको एक्चुअल पैराग्राफ दिखाती हूँ। 2 college boys were climbing trees. One said, I can see the engineering college girls from here. Wow. The other said, let go of the tree and you will see the medical college girls too in the hospital. So teachers, ये इतना एक simple paragraph था, but जिन बच्चों को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे इतने इजीली, जिस स्पीड में मैं शायद पढ़ पाई हूँ उतनी उस तरह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। सो ये मैं आपको एक रियलिस्टिक एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जो एक बच्चे ने लिखा है, जिस बच्चे को ये अधिगम अक्षमता की ये प्रॉब्लम है उसने ये चीज लिखा है। तो आप लोग जरूर अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि कितना हैफजर्ड तरीके से इस बच्चे ने लिखा है। कोई लाइन का कोई अंदाजा नहीं है, एक सेंटेंस लिखने का कोई अंदाजा नहीं है, स्पेलिंग फोन में गेम खेल रहा है। तो एक और एग्जांपल है। एंड टीचर्स प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपना जो माइक है वो म्यूट कर लीजिए, नहीं तो ये बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। लेटर ऑन एक बार सेशन के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन आंसर एक बार कर पाए। सो टीचर्स आप लोगों के लिए ही हमने रियलिस्टिक एक जो एग्जांपल्स शेयर किया है,
या आप खुद ही देख सकते हैं कि वो क्या लिखना चाहते हैं, उनकी इमेजिनेशन में सब कुछ है, बट पेपर पेंसिल आते ही अपने एक्सप्रेशन में वो बहुत ज्यादा पुअरली फेल कर जाते हैं। ओके, सो अब टीचर्स, इसमें मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन से आप सुनिए इस चीज को। ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे जो नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं, जो नॉर्मल हमारे जो लक्षण हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ टीचर भी बहुत ज्यादा आपको उपयोग वाला ये होगा। पहला सिम्टम तो सबसे पहला यही है टीचर्स कि ये जो एक प्रॉब्लम है, ये जो साइंस है, ये जो सिम्टम्स है एलडी के, ये बहुत अर्ली इयर्स में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, क्योंकि अगर हमने लेटर ऑन इयर्स में अगर आइडेंटिफाई किया तो टीचर्स हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी एंड स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए भी, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी एंड उतना ही हमको प्रॉब्लम होगा बच्चे को इस प्रॉब्लम को मैनेज करने में। सेकंड जो हमारा लक्षण है, पढ़ते हुए गलतियां करना। दैट मीन्स अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, हो सकता है कि अगर मैं लर्निंग डिसेबिलिटी मुझे है एज अ चाइल्ड, हो सकता है कि मैं लेटर्स को स्किप कर जाऊं, एक लेटर को गायब कर दूं पढ़ते पढ़ते, कुछ एन की जगह एम को सब्सटीट्यूट कर दूं, ओ की जगह क्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आप लोग भी डे टू डे में अपने बच्चों में नोटिस कर पाएंगे। भावों को ना प्रकट कर पाना, जैसा कि मैं शुरू से ही ये चीज कह रही हूँ टीचर्स आप लोगों को, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी हर बच्चे में बहुत हद तक पाई जाती है। हम देखते भी हैं कि कोई कोई बच्चा अगर पढ़ता नहीं है तो टीचर्स, ये जरूरी नहीं है कि वो डांस नहीं कर सकता, या जिसको डांस नहीं करना आता अगर हम सीधा ये सोच लें कि वो बच्चा तो पढ़ने में बिल्कुल नालायक होगा, तो हमारे लिए ये सोचना बहुत गलत है। क्योंकि हर बच्चा अपने में नॉट ओनली स्पेशल तो वो है ही, अगर मैं एलडी की बात करूं, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं, बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हम अगर ये समझ के, हम अगर एक क्लासरूम मैनेजमेंट कुछ हम सोचें, हम इन बच्चों को कैसे सहायता कर सकते हैं, तो टीचर आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी ये एज अ बर्डन नहीं लगेगा, रादर आप लोग फोर फ्रंट में आके इन सारे साइंस एंड सिम्टम्स को समझ के, बहुत मैं श्योर हूं कि आप बच्चों को जरूर टाइम पे सहायता दे सकते हैं। कमजोर याददाश्त, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर्स की। मैंने बहुत सारे इवन गवर्नमेंट स्कूल के ही मैंने टीचर्स को भी सुना है, बहुत बाकी स्कूल्स के भी टीचर्स को मैंने सुना है कि मैम ये सुनता है मेरी सारी बातें, ये इंस्ट्रक्शंस भी मैम ये बच्चा समझता है, बट मैम ये पढ़ता भी है, ये मना नहीं करता, बट मैम एग्जाम में इसके अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। ये पेरेंट्स भी ये बोलते हैं, टीचर्स भी ये बोलते हैं। सो टीचर्स, एक मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है यहाँ पे, मैं जरूर चाहती हूँ कि आप लोग एक दो जने प्लीज आप ट्राई कीजिए मेरे को चैट बॉक्स पे लिखने का, तो मेरे लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा कि अगर एक बच्चा अगर नहीं अच्छी तरह कर पाता है, अगर अपना परफॉर्म नहीं कर पाता है, अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाता है, तो इसके पीछे आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या और वजहें हो सकती हैं कि जिस वजह से बच्चों के ग्रेड्स पुअर आते हैं। क्या कोई ये प्लीज अपना भी चाहे कोई इनपुट देना चाहेगा मेरे को चैट बॉक्स में, कि जो हम ये पुअर याददाश्त की जो बात कर रहे हैं, कमजोर याददाश्त की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमें भी कहते हैं टीचर्स की मैम पढ़ाई करते वक्त ये पढ़ता है, हमारी भी बात मानता है, बट मैम ये कुछ याद नहीं रख पाता, या इसको चाहे कितना भी हम पढ़ा लें मैम, रिविजन कितने भी करा लें, ये अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। तो क्या टीचर्स, आप जो इतने सालों का यहाँ हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आई एम श्योर यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके अकॉर्डिंग एज अ टीचर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एक बच्चा अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाता या अच्छे अंक नहीं ला पाता। क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्लीज मैं मोस्ट वेलकम आपके जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे मैं
एक मिनट, मैं अपना जस्ट एक बार, हमने जब पंक्ति बनाई थी हमने वीडियो ऑन किया, आपको ऑन करना वीडियो। आवाज ही नहीं आ रही हो मैडम, बोलो। अब आ रही है क्या? आ गई। अच्छा, थैंक यू सो मच टीचर्स, वेरी वेरी अटेंटिव। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स, आपने बता दिया, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता और मैं कुछ चीजें आपसे इंपॉर्टेंट शेयर कर रही थी। ओके, मैं एक बार दोबारा से वो करूंगी कि हम लोग जहाँ पे थे कि टीचर्स थैंक यू सो मच। पहली चीज तो आप लोगों ने इतने सारे रिस्पॉन्सेज हमें दिए, ये एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे टीचर्स जाना चाहती हूँ कि अगर मैं एक बच्चा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना प्रेशर है। पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं, मेरे टीचर्स भी मुझे बोल रहे हैं, तो मैं अगर जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ? या मेरा को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो मुझे किसके पास से मिलेगा? मैं अपने आप से तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, या मैं लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो एट अ स्टेज आफ्टर फ्यू मंथ्स, एक टाइम के बाद टीचर्स ऐसा हो जाता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि जितना अर्ली इयर्स में अगर हम इस कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे, जितनी जल्दी हम लर्निंग डिसेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक पॉइंट हो जाएगा, इवन बच्चे का भी एक हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। क्योंकि बच्चा कहीं तो जाकर अपनी शेयर करेगा प्रॉब्लम, वो नहीं तो बच्चा हमेशा एक प्रेशराइज ही फील करता रहेगा। तो नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं, तेजी गिनती ना कर पाना, जो मैंने शुरू में ही कहा था, जो हम डिस्कैलकुलिया की जो बात करते हैं, ज्यादा टाइम लगाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉब्लम सम्स। एक टीचर्स, ये मेरा अपना भी हम लोग का एक एक्सपीरियंस है एज साइकोलॉजिस्ट, बहुत बारी जो बच्चे आते हैं, चाहे वो एडिशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एज अ कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छी तरह वो चीज समझ में आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है टीचर? जब मैं उसी क्वेश्चन को, जब मैं प्रॉब्लम सम के तौर में, जब उसको लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में पंक्तियों में उसको मैं लिख कर देती हूँ, तब बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सो यही पे भी हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपके कक्षा में कोई बच्चा है जो कम आंसर देता है, या मैथ्स में भी बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, या हर बारी प्रॉब्लम सम्स में भी अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर पाता, सो टीचर्स, ये भी हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जरूर हो सकता है एज अ साइन। फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखने में बहुत मुश्किल होती है इन बच्चों को, जैसे कि 1947 में जब हमारे इंडिपेंडेंस की मैं बात करूं कि बेटा कब हुआ था इंडिपेंडेंस, हमको कब मिला था भारत को? हाँ मैम, मैंने ये पढ़ा था, बट मैम मुझे उसका याद नहीं आ पा रहा वो साल। तो ये बहुत कॉमन, हमारे भी जब इंटरेक्शन होता है इन बच्चों से, तो ये बहुत एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप सबको बता रही हूँ। फिगर्स, फैक्ट्स की बात आ गई, कॉन्सेप्ट की, प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट है, बच्चे ने पढ़ा भी, माँ बाप ने रिवीजन भी कराकर अगले दिन भेजा एग्जाम में, बट वो पूरी तरह उस टाइम ब्लैंक हो गया, उसको कुछ नहीं समझ में आया कि मैं उसको, शायद पता है बट मैं उसको सेंटेंस में कैसे लिखूं, शायद मेरे 0 मार्क्स आ गए। तो यही कुछ कुछ एक मेजर साइंस एंड सिम्टम्स है टीचर्स, जिससे आप इन बच्चों को आइडेंटिफाई अपनी कक्षा में कर सकते हैं, विदाउट इवन आपको कोई काउंसलर की मदद की जरूरत नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट की मदद की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हम इन सेशंस में बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हम बात कर रहे हैं लगातार साइंस, जिनको हम लक्षण कहते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स की। स्कूल में कमजोर प्रदर्शन, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कल्पना और भावों को, लैक ऑफ इमेजिनेशन, एंड इसमें कुछ कुछ और भी चीजें हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का। टीचर्स, ये आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग प्लीज ऐसे बच्चों को, जब तक हम लोग एज टीचर्स, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस चीज को मैनेज करने में, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल एक डिसऑर्डर है, ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं आज शायद इस चीज की दवाई दे दूं, या एक साइकेट्रिस्ट कोई दवाई दे दे और कल तक ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, या बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करने लग जाए। बट
इसमें हमारा ट्रीटमेंट की हम बात नहीं करते हैं, इसमें हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट मतलब अगर मुझे आज पता है कि मेरे कक्षा में एक बच्चा है जो जिसका मैथ्स बहुत कमजोर है या शायद बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर का हेल्प लेके अपनी कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स को चेंज करके या वर्कशीट्स कुछ अलग अलग से बनाकर इन बच्चों के लिए अगर मैं उस बच्चे को दूं, शायद हो सकता है कि वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एटलीस्ट उसको सारे लेटर्स, सारे अल्फाबेट्स बहुत क्लियरली माइंड में छप जाएंगे। अगर मैं इसको अर्ली ईयर्स में मैनेज ना कर पाऊं, आई एम वेरी श्योर ना वो बच्चा आगे भी 8वीं 9वीं 10वीं में कुछ परफॉर्म कर पाएगा। एंड इसके बाद ही हमने पेरेंट्स क्या देखा है साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे माँ बाप जो हमारे पास आते हैं कि मैम कुछ भी आप कीजिए, हमको अब बच्चे को अपने स्कूल नहीं भेजना। तो टीचर्स, ये मेरी इसीलिए आप लोगों से विनती है कि मैं नहीं चाहती एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कि ऐसा कभी भी किसी बच्चे की लाइफ में हो। मैं चाहती हूँ कि टीचर्स ही वो एक पहला स्टेपिंग स्टोन है, या पहले ही वो एक हम अगर बोलेंगे गाइड है, एक फिलोसोफर है, एज अ फ्रेंड भी है, एज टीचर भी है, जो आप लोग ही सही टाइम पे उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना ही हमारा एज टीचर और आप क्या क्या कर सकते हैं, ना ही मैं सिर्फ अगर आइडेंटिफाई कर दूं बट मैं उसके लिए कुछ सहानुभूति ना दिखाऊं, तो क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसके साथ एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, एक सहानुभूति एक रखनी पड़ेगी। उनके पेरेंट्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स जो इस बैकग्राउंड से होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये चीज है क्या प्रॉब्लम। हमको उनको भी जागरूक करना है इन चीजों के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्या है, वो घर में किस तरह की मदद कर सकते हैं बच्चे को, एंड बहुत सारी चीजें। प्लस टीचर्स, जो हमारा एज टीचर्स जब रोल आता है बाकी बच्चों को हेल्प करने में, सेंसिटाइज करने में कि ये एक बच्चा है, चाहे अनिल हो बच्चे का नाम, ये जो एक अनिल जो बच्चा है इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, हमको दूसरे बच्चों को लेबल करके नहीं बताना, पर जरूर हम उन बच्चों को ये हम सेंसिटाइज करा सकते हैं उस एक बच्चे के लिए, ताकि उनमें भी वो एम्पैथी, वो सहानुभूति जगे उस एक बच्चे के लिए। ताकि नहीं तो आजकल के बच्चे हैं जो बहुत बुली करते हैं, जो पीछे लगते हैं, जो टांग खींचते हैं एक दूसरे का कि अच्छा देखा वो बच्चा, इसको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, तो हमेशा 0 मार्क्स आते हैं। हमारा ही वो एक सबसे पहला एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम सेंसिटाइज भी साथ साथ पेरेंट्स और बाकी बच्चे जो कक्षा में हैं उनको भी हम करें, आइडेंटिफाई भी उस बच्चे को करें, एंड उसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान भी अपने लेवल पे आप जरूर बनाइए। आई एम वेरी श्योर एज टीचर्स आपके पास आज तक की एक बहुत एक एक्सपीरियंस है, शायद मेरे से भी ज्यादा डेफिनेटली है एज टीचर्स, तो आप उन एक्सपीरियंसेस को जरूर इनके मैनेजमेंट प्लान में जरूर आप अप्लाई करिए। आई एम वेरी श्योर दैट बच्चे भी वो जो है बहुत अच्छी तरह सक्सीड करेंगे। एक मैं जरूर एंड में अपने सेशन से पहले एक वीडियो आप लोगों को मैं जरूर दिखाना चाहती हूँ, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से बहुत रिनाउंड लोग हैं, बहुत फेमस जो प्रसिद्ध जो लोग हैं, ऐसे कौन कौन है वीडियो के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि इन सेम या हम कह सकते हैं सिमिलर डिसऑर्डर्स को सह चुके हैं, जो झेल चुके हैं और उन चीजों से सक्सेसफुली बाहर भी आए हैं। तो शायद कुछ लोगों के लिए वीडियो या इंफॉर्मेशन शायद नया होगा, तो मैं प्लीज चाहती हूँ आप लोग जरूर ध्यान दीजिए ये जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। सो ये हमारा जो वीडियो था जो आप सब लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देख पाए होंगे आप लोग। अब मैं ये आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी, मैं काफी जनों को देख पा रही हूँ अपने साथ सेशन में, सो मैं प्लीज आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम, यू कैन, मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस हमें बताइए, आपको ये सेशन भी कैसा लगा आप ये भी हमको बताइए, या आपके जो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस पर्सनल जो आपने क्लास में देखा होगा, या इन बच्चों के साथ अगर कोई भी डील कर चुका है आप लोगों में से,
सो मैं प्लीज जरूर उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से कोई भी जो भी कोई शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंसेस, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं अपना फोन नंबर तो नहीं, आप डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच कि आपको इतना अच्छा लगा ये सेशन हमारा। ये आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। मैं अपने टेक्निकल टीम को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप इनको चैट बॉक्स पे आप जरूर लिखकर एक बार दे दीजिए हमारा जो लिंक है, ताकि ये मैम भी हमको फॉलो कर पाए। एंड मैम आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप उन पे भी हमको जरूर लिख सकते हैं, हम विद इन अ डे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे हमारे आप वेबसाइट पे जाकर। तो मैं अपने टेक्निकल टीम को ये अच्छा, तो मैम या तो आप अपना नंबर या तो आप इस पे लिख दीजिए, जो हमारे टेक्निकल टीम बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर लीजिए, फिर हम आपको उस पूरे ग्रुप में जो टीचर्स का हमारा बना हुआ है उसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। तो आप ये कर दीजिए, ताकि आगे के लिए हमारे जो भी सेशंस रहेंगे डेफिनेटली हम आपको। एंड प्लीज व्हाट अबाउट द अदर टीचर्स, मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है, आज काफी जने हैं, मैं अभी भी देख पा रही हूँ काफी जने हैं हमारे साथ इस सेशन में, आप लोगों को ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो ओके मैम, आपने अपना नंबर दे दिया है, डेफिनेटली हम आपको भी उस हमारे लूप में रखेंगे, ग्रुप में भी हम ऐड कर लेंगे, तो आपको आगे के लिए भी सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। एंड थैंक यू कि आपने इतना इंटरेस्ट लेकर सुना, अपना भी इनपुट दिया बीच में। बाकी टीचर्स आप भी कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं। मैम हम लोग दिल्ली से ही एंड गाजियाबाद से ही पूरा ये हम अपना रन करते हैं। सो जैसे ही मैं आपको वो करूंगी, अच्छा किसी और ने भी अपना नंबर दिया है, डेफिनेटली मैम हम आप लोगों को जरूर इसमें इंक्लूड करेंगे। हम हमारा इस तरह के जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे, जिस तरीके से भी हम आपको इनपुट दे सकते हैं, हम फ्यूचर में डेफिनेटली इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। सो और कोई भी टीचर को कोई इनपुट नहीं देना कि आप लोगों का अपना कोई एक्सपीरियंस रहा, कोई बोलकर, हाँ जी कोई बताना अगर चाहते हैं बताइए। हेलो मैम। हाँ जी हेलो, नमस्ते। मैं असम से बोल रहा हूँ, मैं विष्णु सूत्रधार। हाँ जी, हाँ जी। मेरे स्कूल में एक दो बच्चे ऐसा है, मतलब हाँ एक बच्चा ऐसा है, वो हाँ। हेयरिंग डिसेबिलिटी है और थोड़ा और लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं पाता। ओके, तो ऐसे बच्चे को हम कैसे हैंडल करें? अगर अगले कोई वीडियो बने तो आप उसमें जरूर डिस्कस कीजिएगा डेफिनेटली प्लीज। सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पहले का भी आपको बता दूं, ये शायद मैंने ही नहीं बोला, हम लोग जो ये 21 हमारे एक्चुअली जब से ये शुरू हुए हैं सेशन हमारे बीच में, हमारा एक ऐसा भी सेशन था जिसमें हमने पूरे जो बेनिफिट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो RPWD जो एक्ट है, ये जो 2016 में जो दोबारा से जो आया है नया, इसमें जितनी भी 21 डिसेबिलिटीज हैं, जिसके अंदर ये सारे भी हम कवर अप करेंगे। एंड हम सर चाहे तो हम 1 by 1 तो नहीं लेना, बहुत मुश्किल है, हम 1 by 1 तो सिर्फ हम न्यूरो डेवलपमेंट को बहुत पास से देखेंगे इस चीज को, बट हम इन अ वे हम 21 डिसेबिलिटीज को ही कवर अप करने वाले हैं। सो डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट, आप हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा। सो हम उसमें भी कुछ इंटरवेंशन, या तो जैसे अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, या हम स्लाइड्स के थ्रू भी आपको डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि इस तरह के आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आपने भी जैसे बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये शेयर किया, क्योंकि सर ये एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो हम भी बहुत सारे टीचर्स को सुनते हैं कि मैम LD ठीक है, ADHD भी ठीक है मैम, ऑटिज्म है। अब आजकल लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में, तो अब हमें पता चल गया, बट हम एक्चुअल में भी इन बच्चों के लिए हम पर्टिकुलरली क्या करें। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, क्योंकि ये आपका ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा जब हम कमिंग अप सेशंस में इस बारे में बात करेंगे। सो अभी मैं तब तक के लिए होल्ड पे रख रही हूँ इस इंटरवेंशन को। अच्छा, और भी कुछ लोगों ने अपना नंबर शेयर किया है, और कोई टीचर्स प्लीज, आप प्लीज इंटरैक्ट करिए, मैं चाहती हूँ बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेरी भी हो पाए आप लोगों के साथ, और बाकी टीचर्स को भी बेनिफिट मिले। तो कोई भी अगर बोलना चाहता है, आप अनम्यूट करके अपना बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ लिख सकते हैं अगर चैट बॉक्स पे, अगर किसी को कोई क्वेरी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अगर बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगी। जितना ज्यादा इंटरेक्शन हो उतना ज्यादा बेटर है, हम भी कुछ सीख पाएंगे इस चीज से।
ओके, मुझे 3 टीचर्स ने शेयर किए हैं नंबर। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स। मैं आप लोगों का ये जरूर हम अपने उसमें लूप में हम लेंगे आप सबको, एंड आगे के लिए भी हम इंटीमेट करेंगे। सो एंड टीचर्स, बाकियों को भी मैं एक बार लास्ट टाइम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम अब जो अगला वाला है, जो हमारा मंडे से सैटरडे तक हमारे ये सेशंस होते हैं, धीरे धीरे हम सारे 21 डिसेबिलिटीज को लेंगे। कल और आज हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी पे ही था। अब आने वाले सेशंस में जो मंडे ऑनवर्ड्स होगा, हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्लो लर्नर एक साथ हम कवर करेंगे, एक दिन इंग्लिश में, एक दिन हिंदी में, देन ऑटिज्म, देन ADHD, देन मल्टीपल डिसेबिलिटी। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो बाकी हमारे डिसेबिलिटीज है, जैसे सर ने भी पूछा वो सारी चीजें उसके अंदर हम कवर करेंगे। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा आने वाले सेशंस में। तो हमारे लिए भी बहुत, जितना हम इंटरैक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी बेहतर होगा। सो टीचर्स, अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड जरूर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।